नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और बड़ी जानकारी यह है कि भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इसी के साथ दो सवाल जन्म लेते हैं। एक, उन्हें ही क्यों उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया, ऐसी क्या खासियत है उनमें? और दूसरा यह है कि कौन है जगदीप धनखड़, यानी उनका अब तक का जीवन किन किन रास्तों से होकर यहां तक पहुंचा है। जगदीप धनखड़ को लेकर दो बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, जब से वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं, ममता के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। बंगाल की राजनीति में धीरे धीरे ये माहौल बन गया है कि जगदीप धनखड़ ही भाजपा है। और दूसरी बात, क्या केवल किसान नेता होने और जाट समाज से आने के कारण जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है? क्या यह संपूर्ण सच है, पूरा कारण है, या फिर कुछ और भी वजह है? आइए इन सवालों के जवाब की तलाश में निकलते हैं, लेकिन पहले ये जानते हैं कि जगदीप धनखड़ आखिर कौन है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ, यानी इस समय 71 साल इनकी उम्र है। जगदीप धनखड़ का चयन IIT, ND और IAS के लिए हुआ, लेकिन उन्होंने वकालत को अपनाया। वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रह चुके हैं। 1989 में जनता दल से सांसद बने। वो कांग्रेस में रह चुके हैं और 2003 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। जगदीप धनखड़ के बायोडाटा में और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि भाजपा धनखड़ के जरिए कौन से राजनीतिक समीकरण को साधना चाहती है। मीडिया में आई तमाम रिपोर्ट इसके 3 बड़े कारण गिना रही है। एक, धनखड़ कानूनी मामलों के विशेषज्ञ है, संविधान को समझते हैं। ऐसे में उनसे भाजपा को सहायता मिलेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और दूसरी बात, वो राजस्थान से आते हैं, जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, किसान परिवार से आते हैं। इस समाज का बड़ा प्रभाव है राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक। अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है और 2024 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी है। इसीलिए इस समाज को राजनीतिक तौर पर साधना बहुत ही जरूरी है। यह समाज पिछले कई चुनाव से भाजपा के लिए चिंता पैदा करता रहा है। यह तो हुई दो बातें जो कि सही है, लेकिन एक तीसरी बात पर भी चर्चा करनी जरूरी है, और वो यह है कि जगदीप धनखड़ जिस तरह से पश्चिम बंगाल में काम कर रहे थे, वो ममता से सीधे टकराव पर आ गए थे। वो वहां पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिख रहे थे। इससे ऊपर देखने में तो लगता है कि ये अच्छा है, भाजपा के लिए वो काम करते हुए दिख रहे हैं और भाजपा के लोगों को भी इससे खुश होने की जरूरत है। लेकिन उनके इस काम से भाजपा और संघ के कई लोग बड़े चिंतित थे, क्योंकि कुछ हद तक तो टकराव भाजपा के लिए अच्छा माना जा सकता है, लेकिन बंगाल में ममता बनाम जगदीप धनखड़ होने से एक चिंता पैदा हो रही थी, और वो यह कि बंगाल में जगदीप धनखड़ ही भाजपा और भाजपा ही जगदीप धनखड़ होती जा रही थी। यह ऐसे दिख रही थी। इसी कारण ममता ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर राज्यपाल ने लगातार ये ट्वीट करने बंद नहीं किए तो 2024 के चुनाव से पहले TMC की तरफ से उनका बहिष्कार किया जाएगा। इस कारण आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए चिंता बन सकती थी, क्योंकि धनखड़ एक संवैधानिक पद पर है और चुनाव तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा को लड़ना और लड़ाना है। इस कारण उनको प्रमोशन देकर बंगाल से बुलाने की रणनीति अपनाई गई। यह भी एक मत है, कई मीडिया रिपोर्ट इस पर आई है, लेकिन क्या यह भी पूरा सच है? आइए बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप एक राजनीतिक घटना पर गौर कीजिए। गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने दार्जिलिंग के राजभवन में करीब 3 घंटे तक एक बैठक की। हेमंत बिस्वा असम से स्पेशल फ्लाइट से दार्जिलिंग पहुंचे थे। सवाल यह है कि ऐसा क्या काम आ गया कि राज्यपाल को दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करनी पड़ गई, और वो भी विपरीत धाराओं के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी पड़ गई। जबकि इस बैठक के बारे में जब ममता से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से केवल इतना कहा, राज्यपाल के साथ सिर्फ चाय और बिस्किट खाया। अब दो बातों को समझिए। आज यह माना जाता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी है। वो उन्हीं बातों को अमल में लाते हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से कही जाती है। और दूसरी बात, गुरुवार को
ममता, हेमंत और धनखड़ के बीच मीटिंग हुई। इसके अगले ही दिन शुक्रवार को जगदीप धनखड़ ने अमित शाह से मुलाकात की और इसके अगले ही दिन यानी शनिवार को धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके तुरंत बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर कर दिया। इसलिए दार्जिलिंग की बैठक पर गौर किया जाना बहुत ही जरूरी है। क्या कोई गुप्त सहमति बनी है? यह भी एक सवाल है। और अंत में दो बातों पर और ध्यान दे लीजिए। एक, कांग्रेस के राहुल गांधी विदेश के दौरे पर है और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए ममता बनर्जी ने गोलबंदी कर यशवंत सिन्हा का नाम तय कराया था। सोचिए, अगर वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लेकर कोई गंभीर कोशिश नहीं करती है तो विपक्ष किसको अपना उम्मीदवार बनाएगा, जबकि समय भी बहुत कम बचा है। और सवाल तो यह भी है कि विपक्ष की अगुवाई करेगा कौन, क्योंकि राहुल गांधी तो विदेश में है। वैसे भी इस समय विपक्ष खंड खंड हालत में है। यह भी एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।